बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। स्टूडेंट, यही रिक्वेस्ट कि हर काम जो है वो हमें बिस्मिल्लाह से ही शुरू करना चाहिए और अल्लाह के करम से ये कोई इल्म, मैंने आपसे पहले भी बात की है कि ये इल्म कोई पहुंचा के इसी तरीके से कहीं किसी जगह पर ऐसे ये वबा थी। अब वबा जो है उसमें बहुत से लोग जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे थे। वबा का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे कोई इम्तिहान जो है वो काफ़ी बड़े एरिए में अगर आ जाए तो उसको हम वबा कहते हैं। तो अब एक प्यारे जो हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी ये वबा है, तो कहते हैं वो अल्लाह के करम से, उसमें अल्लाह का नाम ज़रूर शामिल करना होता है। तो अल्लाह के करम से ये मुझे नहीं हो सकता। तो कहें आप इस तरह कैसे ये इस तरह यकीन से कह रहे हैं। कहते हैं मैंने पढ़ा था कि कोई भी जो काम जो है, जो बात जो है ना, वो अगर हम बिस्मिल्लाह से अगर आप शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला की पनाह में अगर आप पनाह मांगते रहते हैं और अगर पनाह में रहते हैं तो फिर कहते हैं कि जी मुझे नहीं होगा। अब ये हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनका यकीन इतना ज़्यादा था। अब लेकिन यकीन जो है, यकीन के साथ सिर्फ ये नहीं होता कि यकीन ही करते हैं और अल्लाह ताला ने जिस तरह कहा हुआ है उस तरह आप अमल नहीं कर रहे और फिर अब यकीन सिर्फ ऐसे यकीन ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये जो बात करते हैं कि ये अगर हम वो दरवेशों की बात करते हैं तो फ़ौरन हम दरवेश की बात कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें जो जिस तरह अल्लाह ताला ने जो कानून जो बनाया उसके तहत ही ज़िंदगी गुजारनी होती है, फिर ही आगे वर्किंग होती है। वो मरतबे हैं, ठीक है। आप देखें ना, जो रूल्स बने होते हैं, आप किसी कॉलेज अकेडमी में अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक रूल्स बने हुए हैं। वो रूल्स जो हैं वो हर स्टूडेंट ने उनको वो रूल्स उन पर अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर आप जो है अपने इंचार्ज से, प्रिंसिपल साहब से अगर आप स्पेशल रिक्वेस्ट है वर्ड ना, स्पेशल रिक्वेस्ट, तो इस तरह हम लाइफ के वाले से बातें हमें समझ आ रही थी तो अल्लाह के सिस्टम की बातें क्यों नहीं समझ आती। तो आप प्रिंसिपल को स्पेशल रिक्वेस्ट कर देते हैं। अब स्पेशल रिक्वेस्ट का मतलब है कि वो आपकी वर्किंग, आपकी अटैचमेंट उस सिस्टम के साथ, आपकी रिस्पेक्ट का जो फैक्टर है उसको जेन में रखते प्रिंसिपल साहब के पास ये ऑप्शन है, वो आपको अलाउ कर रहे हैं। अब वो आपको बुलाएगा, अब अलाउ कर रहे हैं, सारों को तो नहीं कर रहे ना। स्पेशल रिक्वेस्ट होती है कि नहीं होती? हाँ, ये हम मान लेते हैं कि सर बिल्कुल होती है और वो कहते हैं ठीक है तुम्हें मैंने कहा है। और उनके प्रिंसिपल साहब के पास राइट्स हैं ना, राइट्स हैं तो कर रहे हैं ना। अगर इस तरह हो तो फिर क्या मतलब है वो रूल का ठीक है जी कोई भी कर ले? नहीं, सारों के लिए यही है कि ऐसे ही करना है। लेकिन प्रिंसिपल साहब के पास राइट्स हैं कि वो इजाज़त दे सकते हैं, तो आपने उस इजाज़त को यूज़ कर ली। तो सुनिए, बात समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ कि वर्किंग तो वही है जिस तरह करनी है, लेकिन राइट्स मिले हुए, ठीक है। और वो जो भी मैनेजमेंट जो मेन ओनर है उन्होंने राइट्स दिए हैं। प्रिंसिपल क्लास इंचार्जेस के राइट्स ज़्यादा हैं कि नहीं है? टीचर से ज़्यादा हैं कि नहीं है? तो इस तरह घर के अंदर भी जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके राइट्स होते हैं कि नहीं होते? बड़ा भाई जो है उसके राइट्स किसने दिए हुए हैं? फादर ने, मदर ने। तो वो राइट्स अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो उधर हम कहते हैं, तो फिर हम जब चलें टॉपिक लंबा हो रहा है तो ये बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो इस तरीके से जो है, लेकिन मेन वर्किंग जो है वो रूल्स के तहत ही होती है। यानी नमाज हम पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ये अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, तो तरीका तो यही है ना। तरीका तो ये है कि नमाज़ पढ़ें सारे। अब वो कहे कि जी नमाज नहीं पढ़े मैं अल्लाह के साथ मेरा कनेक्शन हो गया, वो ठीक है, वो अल्लाह है। लेकिन जब हमारा सिस्टम जो है रूल्स के तहत चलेगा तो सिस्टम स्मूथ होता है। तो इसी तरीके से जो अल्लाह ताला ने कानून है वो शरीयत है, उसके मुताबिक ही गुजारना है ना। लेकिन अब वो जिस तरह हमारी लाइफ में होता है, हर बात अल्लाह के सिस्टम को लाइफ के सिस्टम्स के नॉलेज से 100% अल्लाह के सिस्टम को डिस्कस नहीं कर सकते, हम उसको डिस्कवर नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह का सिस्टम बड़ा है तो उसमें ये अगर हमारा उसके साथ कनेक्शन है तो दुनिया का सिस्टम तो छोटा है ना। ये नहीं हो सकता कि दुनिया के सिस्टम के नॉलेज से वो अल्लाह के सिस्टम के सारी वर्किंग जो है अंडरस्टैंड कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। इल्म का क्या कहा गया है, ये समुंदर हो जाएं, इस तरह ये और समुंदर हो जाएं, और भी समुंदर आ जाएं और ये स्याही बन जाए, सारे दरख्त जो हैं वो कलम बन जाएं, और भी दरख्त हो जाएं कलम बन जाएं, तो फिर भी इल्म ख़त्म नहीं हो सकता। तो हम किस में कह रहे हैं कि इल्म आ गया, इल्म आ गया। हम
क्या गैदरिंग में डिस्कशन करने के लिए, बहसों के लिए कि मेरे पास इल्म बड़ा है? ऐसा नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है ये अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, ये दीन ईमान तलब करें, इस पे इस्तक़ामत तलब करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और दुआ जो है ना, वो दुआ जो है वो खुले दिल से करें। और ये अल्लाह ताला है ना, क्या उसके ख़जाने में कमी है? उसके ख़जाने में कमी है कि हम अपने लिए दुआ कर लें कि अल्लाह ताला मुझे बचा ले, अल्लाह करम करे ये साथ वाले हमसाए को ना बचाए? ये क्या बात है करने वाली? क्या अल्लाह ताला के ख़जाने में कमी है? आप दुआ करें, सारों के लिए दुआ करें, क्या हो गया? सारों के लिए दुआ नहीं होती? सारों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला ये वबा जो है सारी दुनिया जहान से ख़त्म कर दे, और आप अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक हमने साबित कदम रख। तो ये क्या है कि जिसको देखें आप किसी सिस्टम से कनेक्ट होते हैं तो किस तरह आप कहते हैं सर नहीं सर आप मैं बड़ा ख्याल करता हूँ, सर आप बहुत अच्छे हैं, ये हम करते हैं ना बातें। तो जब हम किसी कॉलेज एकेडमी में हैं तो उनके टीचर के साथ, इंचार्ज के साथ हम करते हैं कि जी इनके साथ हमारा ताल्लुक़ अच्छा रहे, तो ये अल्लाह का सिस्टम, अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं अच्छा करना। और ये जो है ये दुनिया के जो है एक टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा सिस्टम, दुनिया का सिस्टम एक टाइम पे ख़त्म हो जाना ना, अल्लाह का सिस्टम ख़त्म होना है कभी। तो उस पर तवज्जो करें, वो जो अल्लाह जो है उससे कनेक्शन हम बढ़ाएं, उससे हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो। ताल्लुक़ कभी ख़त्म ही नहीं होना, ख़त्म ही नहीं होना, तो उसके साथ ताल्लुक़ बनाएं जो ख़त्म ही नहीं होना। एक 5 साल का ताल्लुक़ है, एक कॉलेज में 2 साल का डिग्री है, फिर आगे 4 साल की डिग्री है, एमफिल पीएचडी 4 साल की 2 साल की डिग्रीज़ हैं। तो अगर आप इंस्टीट्यूट चेंज कर लें तो आपका ताल्लुक़ 2 साल 4 साल के लिए, तो 2 साल 4 साल के लिए हम मिन्नतें करी जाते हैं हमारा सिस्टम अच्छा चले, हम सिस्टम के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट रहें, फैसिलिटी गेट करते रहें, किसी की हम बैड बुक्स में ना आएँ। तो अल्लाह ताला इसके लिमिट ही नहीं है, उधर तवज्जो ही नहीं हो रही, तो उधर तवज्जो ही नहीं हो रही, अल्लाह करम करे, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है बाकी अभी टॉपिक की तरफ आते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन जो हैं वो उसको मैं आंसर्स दे रहा हूँ। अब वो स्टूडेंट ने जो है, अब स्टूडेंट थोड़ा सा ना देखें कि अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे अगर हो जाता है तो आप उसके लॉजिक की तरफ तवज्जो करें। क्लियर स्क्रीन का पूछा, क्लियर स्क्रीन का आपको बताया कि ऊपर आप इंक्लूड जो है कोनी और डॉट एच लिखना है हमने। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात की, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में मेन लॉजिक क्या था कि कौन से ऑपरेटर जो है पहले काम करते हैं, कौन से ऑपरेटर बाद में काम करते हैं। तो उसमें जो उसकी जो वर्किंग है उसमें अगर वैल्यू का फ़र्क आ गया तो लॉजिक तो यही है ना कि डिवाइड मल्टीप्लाई पहले होना है, प्लस माइनस बाद में होना है, तो उस पर आप तवज्जो करें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये वर्किंग जो है। और दूसरा फिर अब बात कर रहे थे कि जी टेक्स्ट बुक के हवाले से नोट्स की अगर अवेलेबिलिटी अभी नहीं हो रही तो, लेकिन वो स्टूडेंट जो हैं जो देखते हैं, जो टेक्स्ट बुक के साथ देख रहे हैं ताल्लुक़ है, तो वो मेरे टॉपिक टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही चल रहे हैं, तो उनको तो कभी प्रॉब्लम नहीं आया है। टॉपिक जो है टेक्स्ट बुक के ही हम कर रहे हैं, और जो सारी वर्किंग आपको पता है आप स्कूल में मैट्रिक में पढ़ के आए हुए हैं, तो उसमें भी हमारे पास जो नोट्स थे, तो नोट्स जो हैं वो क्वेश्चन जो हैं वो उसी से निकलते हैं, और वो टॉपिक जो है टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आपसे बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है। तो अब जो है अब वो नोट्स अगर ये सेकेंड ईयर के नहीं आ रहे तो ये हो रहा है, हालांकि टॉपिक सारे वही कवर हो रहे हैं। तो अब ये जो है आज के लेक्चर से जो है वो टेक्स्ट बुक जो है, अब मैं टॉपिक तो मैंने आपको नॉलेज इंशाल्लाह ताला जितना हो सकता है देने की कोशिश करूँगा, लेकिन अब टेक्स्ट बुक जो है वो भी आपको स्लाइड में अब उसका इमेज नज़र आएगा, वो टेक्स्ट बुक से भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, और उसमें भी आपको बता भी दूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लें जी, वो भी बता दूँगा, और साथ जो है यूनिक के जो नोट्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी डिस्कस करूँगा। अब जो है ये आप पे डिपेंड करता है कि टेक्स्ट बुक से आप करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक से कर लें, आप नोट से करना चाहते हैं नोट से कर लें। नोट्स जो हैं वो भी तो टेक्स्ट बुक से ही है ना। अब उसमें आपको बात समझाने के लिए तो अब ये है आज के लेक्चर से ऑनवर्ड जो है ये आपको मैं टेक्स्ट बुक जो है वो भी डिस्कस करूँगा, और उसके बाद जो है नोट्स जो है वो टॉपिक नोट्स से भी डिस्कस करूँगा। तो आप जो ज़ाहिर है कोई आप जो ईजी समझ रहे हैं टेक्स्ट बुक से करना है टेक्स्ट बुक से कर लें, आपने नोट से करना है नोट से कर लें। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो अब हम आज चैप्टर नंबर 10 जो वो टेक्स्ट बुक से मैं स्टार्ट करूँगा, और फिर साथ जो है वो नोट्स के वाले से भी बात कर लेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है, प्रिंट एफ जो है, फिर हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये हम पहले टेक्स्ट बुक से डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो है नोट से डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको बता भी दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लें, तो इंशाल्लाह ताला जो है ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखें यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की जो है पूरी कोशिश कर रहा है। आपके जो कमेंट्स रिमार्क्स हैं उसको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपरली, और जो है अब आपको ये टेक्स्ट बुक से करूँगा
और उसके बाद फिर नोट से चैप्टर नंबर 10 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये अब आपका टेक्स्ट बुक का ही आपको इमेज नज़र आ रहा है, चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 इनपुट आउटपुट, ये टेक्स्ट बुक जो है उसके हवाले से मैं आपको पहले डिस्कस कर दूंगा। और ये चैप्टर नंबर 10 ये ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू में हमने बात की कि हमने इन प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव स्टडी द बेसिक्स हमने पढ़ लिया, हमने एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ लिया। अब आपकी तरफ से ये भी क्वेश्चन आया था कि सर एग्जांपल्स बताएं। देखें चैप्टर नंबर 9 के अंदर तो कोई एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने प्रोग्राम की एग्जांपल बताता रहा। अब जो चैप्टर नंबर 10 से ऑनवर्ड जो है ये हमारी डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगी, प्रोग्राम की एग्जांपल्स, तो वो मैं आपको डिस्कस आपके साथ करता रहूँगा, ठीक है। अब दिस लेसन जो प्रीवियस हमने पढ़ा है कवर्स बेसिक इनपुट एंड आउटपुट फीचर्स, हमने पढ़ लिया। यूजुअली इनपुट एंड आउटपुट फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। देखें इससे चैप्टर नंबर 10 से पहले जो है हमने क्या किया, हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में वैल्यू पुट कर ली, और वैल्यू पुट करने के बाद जो है उस वेरिएबल को अपने छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ हमने अटैच कर लिया। लेकिन अब क्या हुआ, ये तो एक हमारे पास एक स्टैटिक प्रोग्राम हो गया ना, कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसी वैल्यू को यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अब ये है कि जो यूज़र जो वैल्यू प्रोवाइड करे वो वैल्यू जो है वो वेरिएबल में पुट की जाए, और फिर उस वैल्यू को जो यूज़र ने प्रोवाइड की है उसको आगे प्रोग्राम में जो है शामिल किया जाए। तो ये होता है हमारे पास कि जो वैल्यू यूज़र से वैल्यू पूछी जाए। तो अब ये इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव प्रोग्राम। अब ये हमारे पास एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम हो जाता है कि इंटरेक्टिव प्रोग्राम है कि जिसमें यूज़र जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जो यूज़र वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो वैल्यू जो है वो वेरिएबल को दी जा रही है, और वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू पुट करने के बाद उसको फिर आगे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है। टू बी मोर इंटरेक्टिव ए प्रोग्राम नीड्स टू बी एबल टू एक्सेप्ट डाटा, वैल्यू गेट की जाए और फिर उसके मुताबिक जो है आंसर दिखाया जाए। जिस तरीके से आपका जो हमारे पास ये जो एवरेज है, टोटल है, ये हर दफ़ा जो मार्क्स इनपुट किए जाएंगे उसके हवाले से ही फिर उसको प्रोसेस करके उसका टोटल और एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब ये टेक्स्ट बुक के हवाले से इस तरीके से मैं टेक्स्ट बुक का टॉपिक कराऊंगा, टेक्स्ट बुक, और उसके बाद फिर नोट्स की तरफ भी हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। जब नोट्स आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर लिखी होंगी। अब आप टेक्स्ट बुक के हवाले से कर लें टाइम, ठीक है, उससे कर लें, और आप नोट से करना चाहेंगे आप उधर से कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। ये सेकंड पैराग्राफ है, इस सेकंड पैराग्राफ को आपने मार्क करना है। ये सेकंड पैराग्राफ जो है ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है। अब ये जो पैराग्राफ है ये स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है कि ये क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इनपुट किसे कहा जाता है, इन स्टैंडर्ड जो है इनपुट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, और सी लैंग्वेज में इनपुट करने के लिए नॉर्मली कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसी पैराग्राफ के अंदर ये दोनों टॉपिक मौजूद हैं, स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर आप स्टैंडर्ड इनपुट की बात करते हैं, इन्हीं लाइन से फिर अब दोनों आंसर्स आपको निकालने पड़ेंगे। नोट्स का देखें ना, यही फ़ायदा होता है कि वो आंसर जो हैं जो इस टॉपिक इस पैराग्राफ में होते हैं आपको खुद एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, वो नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें अगर इस स्टैंडर्ड इनपुट इसमें देखते हैं, अब मैं स्टैंडर्ड इनपुट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है, या हमने प्रिंट एफ कर लिया हुआ, चलें हम स्टैंडर्ड आउटपुट की बात कर लेते हैं। प्रिंट एफ तो अभी इसी चैप्टर में देखें नीचे ही आपको ये टॉपिक आ रहा है, लेकिन अगर ये प्रिंट एफ जो है, अब देखें ये प्रिंट एफ तो चैप्टर 10 में था, लेकिन आपको प्रोग्राम की एग्जाम्पल बताने के लिए ये प्रिंट एफ का स्लाइडली जो है आपको पहले इस्तेमाल करके बता दिया गया। अभी टॉपिक तो अभी इधर आ रहा है ना, ठीक है, तो इसलिए अगर आप तवज्जो करते हैं तो सारे टॉपिक मौजूद हैं। अब मैं स्टैंडर्ड आउटपुट की पहले बात कर रहा हूँ प्रिंट एफ के वाले से। अब इसकी लाइंस कैसे हम करेंगे, इसी पैराग्राफ में से दोनों टॉपिक बनेंगे। इन सी दिस, अब मैं स्टैंडर्ड आउटपुट की सिर्फ बात कर रहा हूँ। इन सी द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी प्रोवाइड्स फंक्शन टू परफॉर्म आउटपुट ऑपरेशन। मैं स्टैंडर्ड आउटपुट की बात कर रहा हूँ, इस पैराग्राफ में से स्टैंडर्ड आउटपुट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे आप तवज्जो करेंगे। अब इन सी द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी प्रोवाइड्स फंक्शंस टू परफॉर्म आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है।
आगे फिर चेंज आ जाएगा बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड आउटपुट की बात कर रहा हूं। बाय स्टैंडर्ड आउटपुट वी मीन दी मॉनिटर, वी मीन दी मॉनिटर, इसी में से आ रहा है ना स्टैंडर्ड आउटपुट। इन सी दीज इनपुट या आउटपुट ऑपरेशंस, इन सी दीज आउटपुट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन, दिस इज printf। in C this output operation is performed by standard output function, this is printf। ठीक है, आगे कंटिन्यू। दिस फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड बाय इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी stdio इन द प्रोग्राम। अब आप ये देख लें, इसी पैराग्राफ में से हमने सिर्फ स्टैंडर्ड आउटपुट के हवाले से एक क्वेश्चन निकाल लिया, उसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें आपको इस तरह निकालनी पड़ती हैं, नोट्स में आपको ये पहले से बताया था अलग अलग क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हम देख लेंगे। ठीक हो गया। अब इसी पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, अब आप जिस तरह कहते हैं मैं साथ साथ ये टेक्स्ट बुक भी अब आपके साथ शामिल हो गई है, टेक्स्ट बुक पहले भी शामिल ही थी। अब इसमें ये पैराग्राफ आपने मार्क करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। दो टॉपिक स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट, दो टॉपिक का जवाब इस पैराग्राफ में मौजूद है। इस पैराग्राफ को आपने मार्क करना है और इससे आपके दो क्वेश्चन जो हैं अटैम्प्ट होंगे। अब मैं स्टैंडर्ड इनपुट बताने लगा इसी पैराग्राफ में से। पहला जुमला जो है नॉर्मली एक जैसा है। इन सी द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी प्रोवाइड्स फंक्शन टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। ये पहला सेंटेंस आप दोनों के लिए कॉमन कर लें। फिर अब स्टैंडर्ड इनपुट की बात हो रही है। बाय स्टैंडर्ड इनपुट वी मीन दी कीबोर्ड। ठीक है, इन सी दिस इनपुट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन, दिस इज scanf, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दिस फंक्शन कैन बी एक्सेस बाय इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी stdio इन द प्रोग्राम। अब ये देख लें कि ये जो मार्किंग आपने कर दी है, ये जो पैराग्राफ को हमने मार्क कर लिया है। दो शॉर्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट से रिलेटेड, दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गए। ठीक हो गया। अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब टेक्स्ट बुक जो है वो आगे जो है इस तरह हम करते जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक भी कर लेंगे, साथ में नोट्स भी चलते रहेंगे। तो अब देख लेना, जो हम नोट्स में करेंगे इसी से रिलेटेड होगा। अब जो है इसके आगे, अब ये प्रिंटफ। अब प्रिंटफ जो है स्टूडेंट, ये लास्ट ईयर से ये देखें, आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं कि चैप्टर नंबर 8 से पहले लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, फिर चैप्टर नंबर 9 जो है वो आ गया। चैप्टर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया, या तो चैप्टर 8 से या चैप्टर 9 से। लेकिन अब प्रीवियस ईयर जो है, क्योंकि इस साल तो ज़ाहिर है पेपर्स नहीं हुए, लेकिन उससे पहले जो है 19 के अंदर जो स्कैनएफ का टॉपिक आ गया लॉन्ग क्वेश्चन में, वो तो चैप्टर 10 में है ना, यानी 8 में से भी नहीं आया, 9 में से भी नहीं आया, 10 में से आ गया। तो अब जो है स्टूडेंट, आप देखें ना, ये जो हमारे पास नॉलेज होता है वो टीचर जो प्रोवाइड करते हैं उस पर तवज्जो करनी होती है। स्कूलों में भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी इस तरह कुछ सडन हो जाता है, लेकिन उसमें तो कोई बात हम नहीं कर सकते। अब जो चैप्टर 10 जो है, अब लेटेस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को जो बताता हूँ कि अब चैप्टर 10 में से दो टॉपिक, स्कैनअप तो देखें बोर्ड में आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन आया, इसका मतलब ना 8 में से भी नहीं आया, 9 में से भी नहीं आया, 10 में से आ गया स्कैनअप। लेकिन अब चैप्टर नंबर 10 में से दो क्वेश्चन जो हैं, अब स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि दोनों क्वेश्चन टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंसिडर करें। एक तो ये प्रिंटफ ही है। अब प्रिंटफ जो है ये चैप्टर नंबर 10 से आ रहा है, इसका मतलब चैप्टर में 8 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, 9 से नहीं आया, अब 10 से, लेकिन स्टूडेंट इसको कंसिडर आपने करना है। अब प्रिंटफ जो है इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी तैयार करना है। ठीक है, यानी प्रिंटफ जो है टेक्स्ट बुक में जितना भी मटेरियल है प्रिंटफ का, मैं बताता हूँ आपको कहाँ तक, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने पूरा अटैम्प्ट करना है।
बाकी जो है इसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। यानी प्रिंटफ जो है टॉपिक अब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए ये टॉपिक है, ठीक है। अब प्रिंटफ ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट हो रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस पेज पर और अगले पेज पर इसकी एग्जाम्पल भी है। तो मैं आपको बताता हूँ ये टॉपिक आपने कंप्लीट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी तैयारी करनी है। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रिंटफ का शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो फिर हमारे पास कहाँ तक हम करेंगे, ये यहाँ तक, ठीक है। अभी क्योंकि ये मार्किंग जो है ये यहाँ तक, और अगर मैक्सिमम करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये मार्क हो जाएगा। एक को जुमला आप इससे पहले अगर लिखना चाहें प्रिंटफ के बाद जो है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट फंक्शन, इन लाइन से पहले, यानी इन लाइन से पहले यहाँ पर जो है स्टार्ट में आप ये खुद लिख लें, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट फंक्शन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट फंक्शन। उसके बाद जो है ये मैक्सिमम हमारे पास इतनी लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। अब टू सी रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं, तो जवाब देखने के लिए वी मस्ट हैव अ वे टू स्पेसिफाई व्हाट वेरिएबल वैल्यू शुड बी डिस्प्लेड। हमें बताना पड़ता है कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आप क्या कैसे देखना चाहते हैं। द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन प्रिंटफ, जिसको प्रोनाउंस किया जाता है प्रिंटफ, इज़ यूज फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट। अब प्रिंटफ में एफ का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेटेड। तो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन प्रिंटफ जो है वो फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट टेक्स एज आर्गुमेंट ए फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये आर्गुमेंट के तौर पर एक फॉर्मेट स्ट्रिंग रिक्वायर करता है, एंड एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ वेरिएबल, और एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल ऑप्शनल है वो प्रोवाइड करता है, वो डिमांड करता है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग आपने बताना है, और ऑप्शनल है वो वेरिएबल बताएं या ना बताएं। क्योंकि ये होता है कि अगर आप टेक्स्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, मैसेज ही प्रिंट करना चाह रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाह रहे, तो आपने सिर्फ मैसेज बताया, वेरिएबल्स के नाम नहीं बताए, ठीक है, वेरिएबल की लिस्ट नहीं बताई। तो ये हमारे पास द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो जिस तरीके से आप कहेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में आप प्रिंट करने को कहेंगे उसी फॉर्मेट में वो प्रिंट करेगा। तो ये हमारे पास ये जो पैराग्राफ जो है, और इसमें मैंने कहा है कि बेटर है कि एक आप जुमला पहले से लिख दें, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट फंक्शन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट फंक्शन। ये करने के बाद ये लाइंस आप कर लेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनफ हो जाएगा। उसके बाद जो है ये टॉपिक जो है प्रिंटफ का लॉन्ग भी है और साथ साथ मैं अब आपको शॉर्ट भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है वो ये बन जाता है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये हमारे पास अब ये दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है कि जी इसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, प्रिंटफ फंक्शन विल टेक द फॉर्म, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के इसका सिंटेक्स बता दें। लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये सारी चीज़ें लिखनी है ना। पहला सिंटेक्स क्या है, नॉर्मली ये वाली लाइन ऊपर होनी चाहिए, ये वाली लाइन नीचे होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या प्रिंट किया था, सिर्फ एक मैसेज हेलो वर्ल्ड, वही प्रिंट किया था ना, ठीक है। तो अब ये लाइन ऊपर होनी चाहिए, लेकिन ये देखें ये सिंटेक्स दो तरीक़ों से, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एंड एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ वेरिएबल। अब ये देखें, अगर आप देखें क्या कह रहे हैं, इट टेक्स एज आर्गुमेंट ए फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड, अब ये देखें ये जो सिंटेक्स है इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखा है ना, अब इसमें वेरिएबल्स का नाम नहीं लिखे। लेकिन आगे ये जो पहला सिंटेक्स है इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग भी है और आगे वेरिएबल के नाम भी है, सो ऑन, जितने वेरिएबल्स आप इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, तो टेक्निकली ये लाइन ऊपर हो ये लाइन नीचे हो, तो इस तरीके से भी चल सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसका सिंटेक्स है। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर स्ट्रिंग, इसके अंदर डबल कोट्स में जो है वो आप कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, नथिंग मोर, एंड दी वेरिएबल वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है, अब फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर आप मज़ीद अगर यहाँ पे लिख लें तो फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स स्ट्रिंग,
फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे तो ये ठीक है, ये आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है, आंसर है। लेकिन फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स स्ट्रिंग कॉमा फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग का लिए एक जुमला अगर आप और लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन स्ट्रिंग कॉमा फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड वो हो जाएगा कि जी प्रिंटफ का सिंटेक्स बता दें। ठीक है, तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ ही ये प्रिंटफ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे साथ चल रहा है। ठीक है, ये जो आखिर में आपको नज़र आ रहा है द सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन, ये चैप्टर हम जब हम करेंगे 13 उसके अंदर ये लाइन शामिल कर लेंगे कि जी फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है, कि डिस्क्राइब करता है कि कितने आर्गूमेंट हैं, आर्गूमेंट की क्या टाइप है और वो फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर ये लाइन हम यूज़ करेंगे। अब ये देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रिंटफ का इस टॉपिक से शुरू हो रहा है और ये इसके बाद अगले पेज पर भी ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के बाद ये फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले इसका जवाब होगा। यानी क्या मतलब, अगर आप ये चलते हैं तो ये टॉपिक जो है ये यहाँ पर ख़त्म होगा। ये टॉपिक जो है ये प्रिंटफ के स्टार्ट से शुरू हुआ और यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और ये लॉन्ग क्वेश्चन। अब जो है ये स्टूडेंट प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज का जो पोर्शन है बोर्ड के वाले से बात कर रहा हूँ, उसमें आपने सी लैंग्वेज में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। डेटाबेस जो है पहले 7 चैप्टर्स, उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक करना होता है। लेकिन ये 2 अलग सेक्शन हो गए। फर्स्ट ईयर में क्या था, 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने थे तो उसमें कोई सेक्शंस नहीं थे। लेकिन सेकंड ईयर में 2 सेक्शंस हैं, एक डेटाबेस से रिलेटेड पहले 7 चैप्टर्स और फिर दूसरे लास्ट 7 चैप्टर्स, 2 सेक्शंस हैं। सी लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 8 से 14 तक 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं और 3 में से 2 ही करेंगे, 3 नहीं कर सकते। डेटाबेस जो पहले 2 क्वेश्चन जो हैं पहले 7 चैप्टरों से, उसमें से 2 में से एक ही करना है, 2 नहीं करेंगे, एक ही अटैम्प्ट होगा। तो अब जो प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम चैप्टर नंबर 11 और 12 में से आता है। चैप्टर नंबर 11 और 12 में से प्रोग्राम आता है। ठीक है, कभी चैप्टर नंबर 11 से, कभी चैप्टर नंबर 12 से। अब ये जो यहाँ पे भी जो प्रोग्राम अगर आ रहा है नज़र आपको, ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में उसकी एग्जाम्पल के तौर पर है। ये प्रोग्राम अलग से प्रोग्राम में नहीं आ सकता। ये प्रिंटफ के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट से शुरू हुआ और यहाँ पर ये जो मैंने आपको मार्क करा दी है यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है। अब आप जो स्टूडेंट कह रहे थे कि जी ये एग्जाम्पल जो देखें, ये एग्जाम्पल आ गई साथ साथ। ठीक है, एग्जाम्पल भी आ रही है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैं एडिशनल जो है वो आपको conio.h करवाता रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर इसके भी मार्क्स होते हैं, तो इसलिए आप इंक्लूड conio.h और फिर क्लियर स्क्रीन भी साथ साथ लिखते हैं। और क्लियर स्क्रीन आपको बताया जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसकी अगली लाइन पर आप क्लियर स्क्रीन लिखते हैं। और प्रोग्राम के आखिर में गेट ch जो है वो लगाया जा रहा है। तो गेट ch जो है ये सब अभी फ़िलहाल Alt F5 को रोकने के लिए कंट्रोल F9 करते हैं। तो ये, लेकिन आप स्टूडेंट जो है माइंड में रख ही लें, जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा रहा हूँ उसको माइंड में रख लें। इंक्लूड stdio लिखेंगे, इंक्लूड conio.h लिखेंगे, ये वर्ड में लिखेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे। उसके बाद जो है आप क्लियर स्क्रीन लिखेंगे, फिर ये हाइड 5 विड्थ 4 और ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेस से पहले गेट ch लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये आपने stdio conio क्लियर स्क्रीन गेट ch हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो इतना भी लिखने से, जिस तरह इंग्लिश में जब आप लेटर लिखते हैं तो लेटर किसको लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, ये सारे जो हैं इसके मार्क्स होते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल के अंदर भी इसके मार्क्स होते हैं। तो आपको अगर प्रोग्राम ना भी लिखा हो तो इतना लिखा हो तो फिर भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं कुछ। ठीक है, तो इसलिए अब ये प्रोग्राम क्या है,
ये प्रोग्राम जो क्या कर रहा है कि जी 3 वेरिएबल्स बनाए, हाइट का वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप क्या है, इंटीजर। विड्थ का वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। एरिया का वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप क्या है, इंटीजर। 3 वेरिएबल्स एक ही लाइन में बना दिए। ये हम जो है चैप्टर 9 में डिस्कस कर चुके हैं। हाइट के वेरिएबल में 5 स्टोर करवा दिया, विड्थ के वेरिएबल में 4 स्टोर करवा दिया। फिर आप हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जवाब जो है वो एरिया के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब प्रिंटफ देखें कि यहाँ पर ये इस चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन आपको चैप्टर 9 में कोशिश की थी कि ये बेसिक जो स्टाइल में प्रिंटफ को इस्तेमाल करवा दिया था, ताकि वो चैप्टर नंबर 9 में एलिमेंट्स ऑफ सी जो है उसकी भी आपके प्रोग्राम की एग्जांपल्स बन जाएं। देखें टेक्स्ट बुक के अंदर कोई इसकी प्रोग्राम की एग्जांपल्स नहीं है, तो ये तो आपको बेटर समझाने के लिए एग्जांपल बताता रहा साथ साथ। अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो है ये सिंटेक्स क्या है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ वेरिएबल। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो क्या है, डबल कोट्स, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक डबल कोट्स, और उसके बाद कॉमे के बाद ये वेरिएबल का नाम। तो हमने ये क्या पढ़ा हुआ है कि एरिया जो है, एरिया की वैल्यू क्या होगी, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, एरिया के वेरिएबल में क्या आ गया 20, तो 20 एरिया की वैल्यू, और वो परसेंटेज डी की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो परसेंट डी की जगह क्या उसने रिप्लेस कर दिया 20। प्रिंट तो प्रिंटफ ने डबल कोट्स में जो लिखा होता है उसी को प्रिंट करना होता है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, और परसेंटेज डी ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो अगला टॉपिक है हमारा। तो एरिया की वैल्यू 20, परसेंटेज डी की जगह आ गई। जब इसने प्रिंट किया तो आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो देखें आउटपुट क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 9 में ये डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि चैप्टर नंबर 9 जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस करने का फ़ायदा क्या होगा कि चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये अलग से प्रोग्राम नहीं आ सकता है, प्रोग्राम चैप्टर नंबर 11 और 12 में से आता है। उसके बाद क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप ये इसकी वर्किंग जो है ये भी बता दें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ये इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है शामिल नहीं है, ये सिर्फ जो है इस प्रोग्राम की जो वर्किंग है उसको बताने के लिए। इन द अबव प्रोग्राम द फर्स्ट लाइन इज़ द वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। पहली लाइन जो है इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है। इन वेरिएबल 3 डिक्लेयर हो गए, डिफाइन भी टेक्निकली हो गए, हाइट, विड्थ और एरिया। इन सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स वैल्यूज आर असाइन टू दी वेरिएबल हाइट एंड विड्थ। दूसरी और तीसरी लाइन में वैल्यूज हाइट और विड्थ की असाइन की जा रही हैं, वो प्रोवाइड कर दी। फोर्थ लाइन ऑफ कोड डिस्क्राइब दी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। चौथी लाइन जो है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब कर रही है। फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रिजल्ट इज असाइंड टू द वेरिएबल एरिया, जिसमें एरिया स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट किया जा रहा है और वेरिएबल एरिया में इसका जवाब आंसर स्टोर किया जा रहा है। Fifth and the last line of code is the printf statement which displays the result on the screen। वो जवाब जो है स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा है printf। In case of printf the first parameter is always a string। पहला पैरामीटर हमने पैरामीटर क्या कहा हुआ, कॉमा कहा हुआ ना, ये एक कॉमा है ना, एक कॉमा का मतलब कितने हिस्से हुए, 2 पैरामीटर, एक कॉमे से पहले एक कॉमे के बाद। अब वो कह रहा है इन केस ऑफ printf the first parameter is always a string, वो स्ट्रिंग ही होता है। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, विच शुड बी इनक्लोज इन डबल कोट, डबल कोट्स में ही लिखा है। दिस स्ट्रिंग इज कॉल्ड द फॉर्मेट स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट स्ट्रिंग कहा जाता है, लेकिन फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर मे इंक्लूड एनी नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। जितने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर रिक्वायर है वो भी आप फॉर्मेट स्ट्रिंग में ही लिखेंगे, जैसे कि परसेंटेज डी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया। द लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमर्स, वेरिएबल की लिस्ट जो है कॉमा में आप कॉमे के बाद बता रहे हैं सेपरेटेड। हुज वैल्यूज आर टू बी डिस्प्लेड इन द रिजल्ट, जिसका जवाब, वैल्यू का जवाब जो है रिजल्ट में दिखाया जाएगा। विल फॉलो द फॉर्मेट स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग जो है उसके बाद वेरिएबल का जवाब नज़र आएगा। परसेंटेज पहले भी लिख सकते हैं तो, लेकिन ये मैसेज यही हो जाएगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाए, उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाए। तो ये हमारे पास प्रिंटफ का लॉन्ग क्वेश्चन, ये प्रिंटफ जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी
हमारे पास हमने कर लिए प्रिंट एफ किसे कहते हैं और उसका सिंटेक्स। तो ये टॉपिक जो है ये इस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और प्रीवियसली जो पहला पैराग्राफ था उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। अब एक और टॉपिक जो टेक्स्ट बुक से कवर करते हैं, फिर ये टॉपिक जो है हम नोट से करेंगे, ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए क्या करना है कि आप इतना हिस्सा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप मार्क करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मार्क करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट इन विच द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल शुड बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो फॉर्मेट बताता है जिस फॉर्मेट के तहत वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की जाती है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्पेसिफायर को फॉर्मेट स्ट्रिंग में ही बताया जाता है, ठीक है। ये 2 लाइंस करेंगे। 2 लाइंस करने के बाद नीचे जो आपको टेबल नज़र आ रहा है इसमें से 1-2 लाइंस एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर का ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अटेम्प्ट करना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए ये 2 लाइंस मार्क करेंगे और नीचे जो टेबल अवेलेबल है इस टेबल में से 1-2 लाइन लिख देंगे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये इस टॉपिक में से ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन एक ये भी आया हुआ है कि आप कोई एग्जाम्पल फॉर्मेट स्पेसिफायर की बता दें, सिर्फ इतना ही पूछा, ठीक है। यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बता दें। एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 लाइंस लिखी और इसमें से 2 लाइंस कोई भी लिख दी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि ये टेबल जो है यही हमारे पास ये बन रहा है शॉर्ट क्वेश्चन। अब सारे तो नहीं, लेकिन इसके अंदर आप जो है कोई भी 4 जो है वो आप लिख देंगे। ये अलग एक और शॉर्ट क्वेश्चन कि ये टेबल जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि टेबल जो है ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमने 4 आप माइंड में रख लें। अब ये देखें, अब इस टेबल की पहले मैं ऊपर से लाइंस पढ़ लेता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में तो 2 लाइंस होगी। फॉर इंस्टेंस इन द अबव प्रोग्राम द प्रिंटफ स्टेटमेंट कंटेन्स द सिंबल %d, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल है, लेकिन ये यहाँ पे तो आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में फॉर्मेट स्पेसिफायर में इतना ही बताया हो ना, ये तो नहीं लिखना हमने नीचे वाला, लेकिन ये तो आपको ये टॉपिक समझा रहा है। %d विच इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द वेरिएबल एरिया। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किए जाते हैं। लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। अब जैसे अगर ये %d किसके लिए, हमने क्या कहा था कि %d और i जो है वो आप दोनों मिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। %d किसके लिए, जब वेरिएबल आई का होगा, शॉर्ट टाइप का होगा, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या इस्तेमाल करेंगे %d। और यहाँ पे देखें ये %i किस लिए लिखा हुआ है, ये भी इंटीजर के लिए। इसका मतलब है %i या %d एक ही बात है। %d अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो %i इस्तेमाल कर लें या %d इस्तेमाल कर लें, तो फिर वेरिएबल की वैल्यू उस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफाई यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। %f फ्लोट के लिए ये LF है। स्टूडेंट ये इसको ज़रा स्टूडेंट थोड़ी मिस्टेक कर लेते हैं, ये 1f नहीं है, ये LF है, ठीक है, LF। डबल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो %LF, फ्लोट या डबल एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो ई का इस्तेमाल करेंगे। फिर करेक्टर टाइप %c, करेक्टर स्ट्रिंग अगर मैसेज प्रिंट कराना है तो %s इस्तेमाल करेंगे। अनसाइंड शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, %u इस्तेमाल करेंगे। अनसाइंड हेक्साडेसिमल है, x से इस्तेमाल करेंगे। अनसाइंड ऑक्टल है, o इस्तेमाल करेंगे। इंटीजर है i, और लॉन्ग इंटीजर के लिए ये LD है, ठीक है, 1D नहीं है। स्टूडेंट ये थोड़ा सा पढ़ते हो थोड़ा सा ये गलती कर लेते हैं, तो ये LD नहीं है, ये LD है, 1D नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास इस टॉपिक में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हमने इसको अटैम्प्ट करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये इतना मार्क करेंगे और टेबल में से 2 एग्जाम्पल्स कर लेंगे, ठीक हो गया। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से आप कोई सपोज़ 4 कर लें, ठीक है, कोई भी 4 आप इसमें से 4 कर लेंगे, तो ये
अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हो गए, ठीक है। अब उसके बाद इसी में फिर आगे एग्जाम्पल है। अब ये मैंने कहा है प्रोग्राम चैप्टर नंबर 11 और 12 में से आता है, लेकिन इसी को उसने एक्सप्लेन किया है, इसी टॉपिक को। राइट अ प्रोग्राम डेट एड्स 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड शोज देयर सम, ठीक है। आप ये देखें, ये बुक के अंदर जो है ये वो कोनियो नहीं है, लेकिन मैं आपको स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि इंक्लूड stdio, इंक्लूड कोनियो डॉट एज लिखें, वेरिएबल जहाँ डिक्लेयर होते हैं उसके बाद क्लियर स्क्रीन लिखें, और ब्रेसेस क्लोजिंग से पहले जो है गेट से लिखें। ये 2-3 वेरिएबल बन रहे हैं फ्लोट टाइप के। अब एक वेरिएबल 1 var1 var2 res रिज़ल्ट, एक वेरिएबल में वैल्यू रखवा दी 24.27, दूसरे में 41.50, दोनों को ऐड किया, res में आ गया। अब ये देखें, ये printf जो है, इस पे देखें, ये printf जो है इसमें क्या हो रहा है कि अब वेरिएबल वन की वैल्यू क्या है 24.27, वो पहले %f की जगह आ जाएगा। वेरिएबल 1 की वैल्यू 24.27% f की जगह आ गया, वेरिएबल 2 की वैल्यू 41.50 इस %f की जगह आ गया, उसी सीक्वेंस में चलेगा। res जो है दोनों को ऐड करके जवाब जो है वो res के वेरिएबल में आया था, वो जवाब इस %f की जगह आ गया। बीच में एडिशनल आपने प्लस और इक्वल टू इस्तेमाल किया है, डबल कोड को प्रिंट किया जाएगा तो देखें आंसर क्या आ गया 24.27। वेरिएबल 1 की वैल्यू इसकी जगह आई थी 24.27, वेरिएबल 2 की वैल्यू जो है 41.50 यहाँ पे आएगा, और फिर res जो है इसका जवाब 65.77 इस जगह पे आया, तो ये प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आप ये प्रोग्राम जब चलाएंगे तो %f जो है 6 प्लेसेस आंसर देता है, तो ये आपको अब ये दिखा देगा, ये आंसर आ जाए तो 6 प्लेसेस 0 साथ 4 0 और आ जाएं तो ये सेम ही है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने अब टेक्स्ट बुक से डिस्कस किया। अब ये हमारा लेक्चर का टाइम जो है ये ख़त्म हो रहा है, और ये टॉपिक जो है अब हम नोट्स से डिस्कस करेंगे। इधर से आप अटैम्प्ट कर लें, टेक्स्ट बुक से पूरे मार्क्स हैं, नोट से अटैम्प्ट कर लें वो भी पूरे मार्क्स हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आप करना चाहें। नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करते हैं नोट से। दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।